सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए डिजिटल इंडिया पहल के सफल 10 वर्ष और नागरिकों के आसान होते जीवन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के अध्यक्ष एवं सीईओ और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ नंद कुमारम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। आज डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे हुए हैं। डिजिटल इंडिया ने पिछले 10 सालों में हम भारतीयों के काम करने के तरीके को बदल कर रख दिया है। डिजिटल इंडिया की ये कहानी 10 बरस पहले आज ही के दिन एक सपने के साथ शुरू हुई थी। वो सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था। I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where government services are easily and efficiently available to citizens on mobile device. I dream of a digital India where mobile and e-banking ensure financial inclusion. डिजिटल इंडिया का ये सपना आज पूरा हो रहा है। क्या कुछ हासिल हुआ है इन 10 सालों में और क्या आगे होने वाला है, इन सब पर बातचीत के लिए आज हमसे जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री नंद कुमारम जी। नंद कुमारम जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि डिजिटल इंडिया के इस एक दशक के सफर को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ हासिल किया हमने इन 10 सालों में? इन 10 सालों में डिजिटल इंडिया ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए और बहुत सारी नई व्यवस्थाएं बनी। अगर मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँ, जिस तरह से पहले पेमेंट्स करते थे या हम गवर्नमेंट सरकार के विभागों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता था या फिर हम आपस में जो सूचना एक दूसरे से शेयर करते थे, उसकी पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। अगर उदाहरण के रूप में किसी जगह एक बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजना होती, यह तभी संभव हो पाया जब हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था और ऐसी प्रक्रिया बनाने की कोशिश की जिसमें राज्य के किसी भी व्यक्ति को, अगर वो किसी अन्य राज्य में या किसी अन्य जगह पर है, तो वह भी उस सेवा का लाभ वैसे ही ले सकता है जैसा कि वो अपने गांव में या अपने शहर के वार्ड में ले सकता था। चाहे हम जैम ट्रिनिटी की बात करें या फिर हम यूपीआई पेमेंट्स की बात करें, हम जेम जैसे प्रोक्योरमेंट की पोर्टल की बात करें या हम भारत के बड़े जो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट में रिटेल निवेशकों की बात करें, तो इन सभी में काफी परिवर्तन देखने को मिला है और लोगों की भाषा में आईटी का शब्दों का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इसके प्रति रुझान और पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के प्रति सरकार का बहुत सॉलिड सपोर्ट, इस माध्यम से एक व्यवस्था में इस तरह की सोच बनी है कि ये हमें आगे लेकर के और भी मजबूती प्रदान करेगा। डिजिटल इंडिया की शुरुआत जनधन आधार मोबाइल को एक साथ जोड़ने के साथ हुई थी। इस अभूतपूर्व प्रयास ने नागरिकों को, खास करके ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, कैसे हमारे नागरिकों को सशक्त बनाया है? उस समय जब यह योजना शुरू होने वाली थी, जिसको आज जैम ट्रिनिटी के नाम से लोग जानते हैं जी, तो लगभग 52 करोड़ लोगों को खाते उनके खुलने शेष थे। खाते खुलने का काम कई दशकों से चल रहा था, पर फिर भी जो बचे हुए खाते थे उसकी संख्या 52 करोड़ थे, जो मुझे लगता है अधिकांश देशों की जनसंख्या से अधिक। पर एक क्लैरियन कॉल जो शीर्ष से आया, उसके आधार पर यह एक योजना के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ और इस अभियान में सबसे अच्छी बात जो रही कि खाता खोलने के साथ साथ हम लोगों ने आधार नंबर और मोबाइल को उससे आपस में जोड़ दिया। इसके फलस्वरूप 4-5 प्रमुख चेंज हुए जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पहला, जो सरकार सब्सिडी देती है किसी व्यक्ति विशेष को अलग तरह की योजनाओं में, चाहे वो छात्रवृत्ति हो या किसान के स्प्रिंकलर और पंप लगाने के लिए राशि हो या किसी महिला को आवास बनाने की राशि हो, यह पहले जो चेक के माध्यम से या किसी के अकाउंट के माध्यम से पैसा जाता था, वो आधार इनेबल्ड ट्रांसफर हुआ और इसी से स्ट्रेंथन हुआ डीबीटी मिशन। जो सभी योजना, अगर आप डीबीटी मिशन के रूप में देखेंगे तो सारी योजनाओं ने अपने आप को आधार इनेबल ट्रांसफर के रूप में कन्वर्ट किया और आज के डेट में लाखों करोड़ रुपया एक क्लिक के आधार पर या तो राज्य के मुख्यालय से या केंद्र शासन के यहाँ के मुख्यालय से पैसा सीधा हितग्राहियों को मिलता है। इसके साथ दूसरा जो इसके लाभ हुआ वो रहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी बैंकिंग में, किसी स्टॉक मार्केट में, किसी भी इंश्योरेंस में या वित्तीय चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसका खाता खोलना कुछ क्लिक्स के आधार पर हो जाता है, जहां वो डिजी लॉकर या अकाउंट के लिए आधार आदि का इस्तेमाल करके
घर बैठे मोबाइल पर कुछ क्लिक्स करके अपने अकाउंट खोलता है और उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र या सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनका बाहर से आए हुए रेमिटेंस पर था, जो पैसा वहां से आता था, वो पैसा उनको मिलने में देरी होती थी या फिर वो पैसा मिलने में उनके कुछ परसेंटेज लॉस होते थे क्योंकि बीच में कुछ इंटरमीडिएरीज होते थे। जैम ट्रिनिटी ने आकर के उस राशि को लगभग शून्य कर दिया है और रियल टाइम सूचना के साथ उन्हें पैसे मिल जाते हैं जो उनके किसी बेटे ने, किसी बेटी ने पैसा अपने माता पिता को भेज रहे हैं। तो इस प्रकार इसके बहुआयामी प्रभाव हुए हैं फंड ट्रांसफर को लेकर के। खासकर भारत डिजिटल भुगतान में, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया में पहले नंबर पर है। यूपीआई ने भारतीयों के लेन देन के तरीके में किस तरह की क्रांति ला दी है और वित्तीय समावेशन को किस तरह से बढ़ावा मिला है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बता सकें तो। यूपीआई ने एक बहुत अच्छा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हमारा, और अगर मैं सच कहूं डिजिटल इंडिया का अगर किसी को मैस्कॉट बनाना चाहिए तो वो हमारा यूपीआई प्रोजेक्ट है। यूपीआई ने बड़े स्मार्टली छोटी सी समस्या को सॉल्व किया। बैंक्स डिजिटाइज्ड है, दूसरी तरफ के बैंक्स भी डिजिटाइज है जहां से पैसा जाना है और जिनको प्राप्त करना है। बीच का लेयर जो प्रोसेस था उसको हम लोगों ने एक सिंपल सा क्यूआर कोड जोड़ते हुए उसको हम लोगों ने इनेबल किया। साथ में एक और ध्यान देने की बात है कि ये प्रोडक्ट ऐसा बनाया गया कि इसको कोई भी प्राइवेट मार्केट प्लेयर यूज कर सकता है। तो आज अगर गूगल पे हो या फोन पे हो या पेटीएम हो, ये सारे यूपीआई का इस्तेमाल करके दो बैंकों के बीच का फंड ट्रांसफर मैनेज कर पाते हैं। अभी आयाम ये है कि यूपीआई न केवल व्यक्ति से बैंक को या दो व्यक्ति के बीच में ट्रांसफर करता है, आज सरकार की भी जो राशि है, चाहे वो नगर निगम के बिल हो, बिजली के बिल हो, किसी गैस के बिल हो, ये सारे में यूपीआई को फ्रीली बिना किसी पेमेंट के आप एक्स्ट्रा चार्ज पे किए हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीटी और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इसको वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार जीरो कॉस्ट ट्रांजैक्शन रखा। शुरू में पॉश मशीन का जो लागत था उस पर सरकार ने काफी सब्सिडी लगाई और हर मशीन के ऊपर सब्सिडी रखी ताकि उसका कॉस्ट ग्राहकों को ना बियर करना पड़े। इससे एक और फायदा ये हुआ कि इसका एडॉप्शन बहुत ही रिटेल लेवल तक, दुकान, किराना दुकान, राशन, छोटे छोटे जो दुकान है वहां तक ये फैल गया और आज के देश में यह अब इंटरनेशनल लेवल पर हमारी एक पहचान बना है। चाहे वो आप फ्रांस जाएं, सिंगापुर जाएं, किसी भी जगह आप जाएंगे तो आपको यूपीआई का इंटरनेशनल पेमेंट विंग मिलेगा। और बहुत सारे देश, नॉट ओनली जो बहुत ही डेवलपिंग स्टेज में हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस जैसे जगह, सिंगापुर जैसे जगह, अब यूपीआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है और इसका इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रयास को बहुत सराहा गया है और बहुत सारे देश इसको और भी हमारे सहयोग से इसको कॉपी भी कर रहे हैं। आइए कुछ आंकड़ों से समझते हैं कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की ये उपलब्धि कितनी बड़ी है। ये रिपोर्ट सुनते हैं। साल 2014 में जहां देश में 25 करोड़ 15 लाख इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं 2024 तक ये संख्या बढ़कर 96 करोड़ 96 लाख हो चुकी है। अब इंटरनेट सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम बन चुका है। देश भर में 4,74,000 5G टावर लगाए जा चुके हैं। डिजिटल भुगतान में भी भारत ने दुनिया में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस साल अप्रैल में ही यूपीआई के जरिए 1,867 करोड़ से ज्यादा लेन देन हुए, जिसकी कुल राशि 24,077 लाख करोड़ रही। उमंग ऐप 23 भाषाओं में 2,300 सेवाएं देता है, जिससे हर नागरिक को सुविधा मिल रही है। डिजिटल इंडिया में भारत नेट के जरिए 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है। 2015 में देखा गया सपना अब हकीकत बन चुका है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक मिशन नहीं, करोड़ों भारतीयों की बदलती जिंदगी की कहानी बयां कर रहा है। एक और बड़ी कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी इस दशक के दौरान, वो है भारत नेट कार्यक्रम। मैं आपसे अगला सवाल यही करना चाहूंगा कि भारत नेट कार्यक्रम ने डिजिटल डिवाइड को कम करने और देश के अंतिम व्यक्ति तक कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। भारत नेट, हम एक इस तरह से इसको देखें कि किसी भी इंटरनेट आधारित सेवा को लेने के लिए आपको एक गुड ब्रॉडबैंड स्पीड चाहिए या इंटरनेट स्पीड चाहिए और साथ में एक डिवाइस चाहिए डिजिटल, जिसके माध्यम से आप उस इंटरनेट को कंज्यूम करके उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकें। हमने ये देखा कि जो भी इस भारत की भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में रख के अगर देखें, यहाँ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या कम है या जंगल है या रेगिस्तान है या हिली स्टेट्स हैं या बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो कमर्शियल कंपनीज को वहां जाकर के काम करने में जो आवश्यक राशि उन्हें एज आरपीयू वापस चाहिए वह उतना सटीक नहीं बैठता उनका कैलकुलेशन। फिर भारत नेट उस गैप को ब्रिज करता है। अब ये फोकस्ड, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट क्षेत्र में है
जहां पर कि एक एक टावर जिसका प्रभाव 5 गांव 10 गांव पर पड़ता है, आइडेंटिफाई करके हर LWE जिलों में स्पेशल प्रोग्राम बना के भारत नेट ने एक्सपेंशन किया। या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के टेली डेंसिटी मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए या एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को ध्यान में रखते हुए इन सभी जगहों पर भारत नेट का एक्सपेंशन हुआ। बिल्कुल, सरकार का प्रयास है कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की और जिनसे लोगों को फ़ायदा होता है वो लोगों तक बेहद आसानी से उनके फ़ोन में उपलब्ध हों, और इन योजनाओं को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए ही एक ऐप है, उमंग ऐप। हम आपसे इस ऐप के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि ई गवर्नेंस में कुछ खास उपलब्धियां और क्या रही हैं इस ऐप के अलावा। नॉर्मली हमने देखा है कि हर राज्य या हर विभाग अपना एक पोर्टल बनाता है। उमंग में माननीय प्रधानमंत्री जी के यह निर्देश थे, कोशिश करके यथासंभव पोर्टल्स को एक साथ लाएं ताकि सिटीजन्स को बहुत ज्यादा पोर्टल्स के बीच में जाना ना पड़े, अलग अलग सॉफ्टवेयर पर न जाना पड़े। उमंग इसलिए उसका इस्तेमाल, जैसे अगर उदाहरण में दूं तो EPFO, जहां प्रोविडेंट फंड कई लाख सब्सक्राइबर उसके हैं और वो अपना अपडेट देखना चाहते हैं तो उन्हें बहुत सारे पोर्टल्स पे नहीं जाना पड़ता, वो यहीं देख पाते। छोटी छोटी जानकारी है, कोई ब्लड बैंक देखना चाहता है, कोई मेट्रो स्टेशन देखना चाहता है कहाँ है, तो ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए वो हमारे इस ऐप पर आते हैं, अपना सर्विसेज लेते हैं। इस तरह के मैं एक दूसरा एग्जांपल ये देना चाहूंगा, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, जिसमें एक व्यक्ति को इंश्योरेंस कराता है गवर्नमेंट के माध्यम से और उसे 5 लाख या 10 लाख अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग एलिजिबिलिटी अलग अलग राज्य में है, 25 लाख तक कुछ राज्यों में है। तो इस लाभ को लेने के लिए अगर वो अपने जिले से किसी दूसरे जिले में चला गया या अपने ब्लॉक से जिला मुख्यालय पर आ गया, तो इस डिजिटल सिस्टम में आप कहीं भी बैठ करके उस डॉक्यूमेंट को अगर दिखाते हैं, क्योंकि सिस्टम डिजिटल है तो वो आपको आइडेंटिफाई करता है और वो लाभ आपको मुहैया कराता है। डिजिटल इंडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। अभियान ने जो एक बहुत बड़ा काम किया है वो है शहर और गांव के बीच की खाई को कम करना। हमें याद होगा, शहर में तो फिर भी कुछ सुविधा थी, गांवों के लोगों के लिए तो हालत और भी मुश्किल भरे थे। ऐसी सारी मुश्किलों को भी डिजिटल इंडिया अभियान ने आसान बनाया है और सरकार को नागरिक के द्वार पर उसके गांव, घर और उसकी हथेली में फोन पर लाकर खड़ा कर दिया है। हमारा देश आज स्टार्टअप्स के क्षेत्र में खासी तरक्की कर रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया ने स्टार्टअप, MSME और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने में क्या भूमिका निभाई है। मैं सबसे पहले इसमें उदाहरण लेना चाहूंगा जेम पोर्टल का। पहले जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस था भारत का, जब जेम आने के बाद यह एक ऐसा सिस्टम बना जिससे कि जो MSME और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसे एक साथ दिखता है कि सरकार खरीद क्या रही है। वो कंप्यूटर खरीद रही, कुर्सी खरीद रही, बुक्स खरीद रही, क्या खरीद रही, क्या वो रोड के लिए कोई इक्विपमेंट खरीद रही, सिग्नल खरीद रही। एक साथ उन्हें बिडर्स की जानकारी, उनको प्रोडक्ट की जानकारी, फंड्स की जानकारी, ये उन्हें वहां दिखती है। उसके हिसाब से वो अपना कैश फ्लो, चूंकि उन्हें बिजनेस में रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर्स मिलना। MSME के साथ हम लोगों ने नियम भी यहाँ बने भारत में कि भी उन्हें प्रायोरिटी देनी है, कुछ सेक्टर्स में परसेंटेज रिजर्व किए गए, बहुत सारे नियम उनके सपोर्ट में बनाए गए। तो इससे अगर मैं एक नंबर देना चाहूं तो तकरीबन 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का इससे प्रोक्योरमेंट जो हुआ है, मेरे हिसाब से 40%, 35 से 40% प्रोक्योरमेंट MSME के सेगमेंट को गया है, जो उनके कैश फ्लो को मजबूत करता है। और अगर सस्टेनेबली कुछ कैश फ्लो हो जाता है MSME का, फिर वो अपने आगे बढ़ जाते हैं। मैं अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में बात करूं तो बहुत हमारे नए जो ब्राइट यंग माइंड हैं, उन्होंने, चाहे वो AI सेगमेंट हो, मेडिसिन हो, अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप्स हो, ऑटोमोबाइल में, इन सब लोगों ने गवर्नमेंट के बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन से लेकर के सिंगल पोर्टल पे होना, उनके सब्सिडी उसी पोर्टल से मिलना, या फिर उनको एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जेम जैसे सिस्टम से जोड़ना, तथा भारत सरकार के डेटा सेट्स मिलना एक पोर्टल पर, जिससे वो AI मॉडल्स बनाए, डिफेंस के इनिशिएटिव्स IDEX के माध्यम से पूरा इकोसिस्टम बनना, इसे उन्हें एक रेगुलर नर्चर करने का प्रयास हो रहा है। जी कुमारम जी, आप आकाशवाणी के साथ जुड़े और इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया पहल के सफल 10 वर्ष और नागरिकों के आसान होते जीवन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के अध्यक्ष एवं CEO और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक एवं CEO नंद कुमारम। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में